नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS स्टडी जोन में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली नंबर 1 यानी अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित की पहली प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन यानी परिचय पढ़ने वाले। और दोस्तों, परिचय पढ़ने के बाद आपके सवाल करने में कहीं भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक। ये वीडियो देखने के बाद आपकी कक्षा 8 की गणित की पहली प्रश्नावली के परिचय में कहीं भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। और जैसे आपका परिचय कंप्लीट होगा, आपका परिचय एकदम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपके सवाल करने में कहीं भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परिचय के अंदर आता है दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक आता है कर्म विनिमयता। तो परिचय के अंदर पहला टॉपिक आता है कर्म विनिमयता। अब दोस्तों, कर्म विनिमयता क्या होता है? तो दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास a और b दो संख्याएं हैं। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, a को मान लिया a और a को मान लिया b। और दोस्तों, कर्म विनिमयता जो गुण है वो सिर्फ जोड़ और गुणा के अंदर लागू होता है, ये घटाव के अंदर और भाग के अंदर लागू नहीं होता। अब लागू क्यों नहीं होता वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को आगे तक पूरा देखना है। तो मान लेते हैं कि a और b दो संख्याएं हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं जोड़ के लिए कर्म विनिमयता। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि a प्लस b बराबर होता है b प्लस a के, यानी दो संख्याएं हैं तो चाहे a में b जोड़ दो चाहे b में a जोड़ दो, दोनों का मान बराबर होगा। और अगर ये कंडीशन होती है तब इसे बोलते हैं जोड़ के लिए कर्म विनिमयता का गुण, और a और b कर्म विनिमय संख्याएं कहलाएगी। तो ये होता है जोड़ के लिए कर्म विनिमयता। अब आता है गुणा के लिए। तो a गुणा b बराबर होता है b गुणा a के, तो इसे बोलते हैं गुणा के लिए कर्म विनिमयता। अब उदाहरण लेकर भी समझ लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास a और b की जगह है 2 और 5, ये दो संख्याएं हैं। तो चाहे 2 में 5 जोड़ दो चाहे 5 में 2 जोड़ दो, मान तो 7 ही आना है, यानी ये दोनों बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जोड़ के लिए 2 और 5 कर्म विनिमय संख्याएं हैं। अब आता है गुणा के लिए। तो 2 को चाहे 5 से गुणा कर दो चाहे 5 को 2 से गुणा कर दो, मान तो आना हमारे पास 5 2 10 आना है। तो ये दोनों मान बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 और 5 गुणा के लिए भी कर्म विनिमय है। अब हम दोस्तों ये समझ लेते हैं कि घटाव के अंदर और भाग के अंदर कर्म विनिमय क्यों नहीं होते। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 2 में से 5 घटाना और 5 में से 2 घटाना दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि 2 में से 5 घटाने का मतलब है कि 2 में से 5 माइनस करना है। तो 2 में से तो 5 माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि 2 छोटी संख्या है 5 बड़ी है। तो 2 में से 5 नहीं घटा सकते, तो हम 5 में से 2 घटाएंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, लेकिन ये जो 5 है ये माइनस की संख्या है और ये 5 बड़ी है, तो यहाँ पर जो 3 है वो माइनस का होगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 2 में से 5 घटाएंगे तो आता है माइनस का 3, 5 में से 2 घटाते हैं तो आता है 3, और -3 और प्लस का 3 कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार घटाव के अंदर कर्म विनिमयता का गुण लागू नहीं होता है, क्योंकि a माइनस b बराबर नहीं होता है b माइनस a के। अब आता है भाग के अंदर। तो हम जानते हैं कि 2 में 5 का भाग देना और 5 में 2 का भाग देना, दोनों का मान अलग अलग प्राप्त होगा, दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार दोस्तों, ये होता है कर्म विनिमयता का नियम, जो कि लागू होता है सिर्फ और सिर्फ जोड़ के अंदर और गुणा के अंदर। तो परिचय के अंदर पहला टॉपिक था कर्म विनिमयता, जो मैंने आपको समझा दिया। अब आता है दोस्तों परिचय के अंदर 2 नंबर टॉपिक, वो है हमारा साहचर्यता, जिसे सहचारिता भी बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको इस चैनल पर कक्षा 7 और कक्षा 8 मैथ का पूरा सिलेबस आपको सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब आता है 2 नंबर गुण, और 2 नंबर गुण हमारा सहचारिता या साहचर्यता। साहचर्यता
इसे सहचारिता भी बोलते हैं। सहचारिता या शास्त्रीयता क्या होता है? तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास तीन संख्याएं हैं। मान लेते हैं कि ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं। और दोस्तों जिस प्रकार कर्म विनिमयता जोड़ और गुणा के अंदर लागू होता है, उसी प्रकार शास्त्रीयता भी जोड़ और गुणा के अंदर ही लागू होता है। तो यहाँ पर सहचारिता सबसे पहले से देख लेते हैं हम जोड़ के लिए। तो जोड़ के अंदर सहचारिता का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले तो ए और बी के बाहर ब्रैकेट लगा देंगे, इसका मान बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब इन दोनों के बाहर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट का मतलब ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या हल होती है, उसके बाद बाहर वाली संख्या हल होती है। तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी के बाहर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है सबसे पहले ए और बी को जोड़ा जाएगा, उसके बाद जो मान प्राप्त होगा उसको सी में जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर होगा, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा जाएगा, उसके बाद जो मान प्राप्त होगा उसको ए में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर ए, बी और सी तीन कोई संख्याएं हैं और अगर ये कंडीशन लागू होती है तो हम कह सकते हैं कि ए, बी, सी तीनों सहचारी या शास्त्रीय संख्याएं हैं और इस गुण को शास्त्रीयता नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये जो गुण है ये जोड़ के अंदर लागू होता है। अब देख लेते हैं गुणा के अंदर। तो गुणा के अंदर भी ये नियम लागू होता है कि ए गुणा बी गुणा सी, सबसे पहले इनके बाहर ब्रैकेट बराबर होता है ए गुणा बी गुणा सी। अब इनके बाहर ब्रैकेट, तो ये कंडीशन गुणा के अंदर भी लागू होती है और जोड़ के अंदर भी लागू होती है। तो इस प्रकार ये होता है शास्त्रीयता का नियम। अब उदाहरण देकर समझ भी लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ए, बी और सी की जगह तीन संख्याएं हैं, 3, 4 और 6। ये मान लेते हैं हमारे पास संख्याएं हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं जोड़ के लिए। तो 3 प्लस 4 प्लस 6, सबसे पहले इनके बाहर ब्रैकेट बराबर होना चाहिए 3 प्लस 4 प्लस 6, इनके बाहर ब्रैकेट। तो ये दोनों मान अगर बराबर हो जाते हैं तो 3, 4 और 6 जोड़ के लिए सहचारी संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा। तो 3 और 4 होता है 7 प्लस 6 बराबर 3 प्लस 6 4 10। तो 7 और 6 होता है 13 और 10 और 3 होता है 13। तो 13 बराबर 13 जो कि सही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जोड़ के लिए सहचारिता नियम लागू होता है। इसी प्रकार गुणा के अंदर भी लागू होता है। अब गुणा के अंदर भी एक उदाहरण देकर समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि तीन संख्याएं हैं 2, 3 और 5। तो गुणा के अंदर देख लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। अब सबसे पहले इनके बाहर ब्रैकेट ये बराबर होना चाहिए 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनके बाहर ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या होती है। तो 2 का 3 के साथ गुणा, तो 2 3 होता है 6। 6 गुणा 5 बराबर 2 गुणा 3 पंजे 15। तो 6 पंजे 30 बराबर 2 का 15 के साथ गुणा, तो 15 दुए 30। 30 बराबर होता है 30 जो कि सही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुणा के अंदर भी सहचारिता का नियम लागू होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये होता है शास्त्रीयता या सहचारिता का नियम, जो लागू होता है सिर्फ और सिर्फ जोड़ और गुणा के अंदर। ये घटाव के अंदर और भाग के अंदर लागू नहीं होता है। जिस प्रकार कर्म विनिमयता नियम भी घटाव के अंदर और भाग के अंदर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों परिचय के अंदर हमने पढ़ लिया कर्म विनिमयता का नियम, शास्त्रीयता का नियम, और दोनों नियम सिर्फ और सिर्फ जोड़ और गुणा के अंदर लागू होते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा परिचय के अंदर अगला टॉपिक, वो है वितरकता का नियम। तीसरा आता है हमारा वितरकता। तो अब देखते हैं दोस्तों वितरकता का नियम। तो वितरकता का नियम क्या होता है? तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है ए, बी और सी, तीन संख्याएं हैं और इनको इस प्रकार लिखा गया है ए गुणा बी प्लस सी। यहाँ पर ए है वो बी प्लस सी दोनों के जोड़ के गुणा में है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सबसे पहले ए का गुणा बी के साथ, तो ये बन गया ए बी, फिर प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद ए का गुणा सी के साथ, तो ये बन गया एस सी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये होता है वितरकता का नियम। ये तो हो गया जोड़ के लिए। अब आता है घटाव के लिए। तो ए गुणा बी माइनस सी, तो ये बन जाएगा सबसे पहले ए का गुणा बी के साथ ए बी,
फिर माइनस का निशान, तो माइनस का निशान। अब ए का गुणा सी के साथ, तो ये बन गया एस सी। तो ये होता है प्यारे बच्चों वितरकता का नियम। अब परिचय के अंदर 4 नंबर टॉपिक आता है दोस्तों तत्समक। तो परिचय के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कर विनिमयता, उसके बाद हमने पढ़ा साचर्यता, उसके बाद हमने पढ़ा वितरकता का नियम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे तत्समक। तो अब तत्समक क्या होता है तो ये हम समझेंगे। तो दोस्तों तत्समक है जो सिर्फ और सिर्फ जोड़ के अंदर और गुणा के अंदर लागू होता है। और तत्समक होता क्या है, तो जैसे दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं जोड़ के लिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 6 ले लेते हैं। तो 6 के अंदर हम ऐसी क्या संख्या जोड़ें ताकि वापस 6 आ जाए। तो हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शून्य एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ दो तो वापस वही मान आ जाता है। तो 6 में मैं शून्य जोड़ दूंगा या शून्य में 6 जोड़ दूंगा तो वापस मान मेरे पास 6 ही आना है। तो इस प्रकार दोस्तों जो शून्य है ये है जोड़ के लिए तत्समक कहलाता है। अगर हमें ये पूछा जाए कि योज्य, योज्य का मतलब होता है जोड़, कि योज्य तत्समक क्या है, यानी जोड़ के लिए तत्समक क्या है, तो जोड़ के लिए तत्समक होता है शून्य। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि तत्समक वो संख्या होती है कि अगर उसको किसी भी संख्या में जोड़ दें, अगर हम जोड़ के लिए समझ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जोड़ के लिए एक ऐसी संख्या जिसको चाहे किसी भी संख्या में जोड़ दो तो उसका मान वापस वही आ जाना चाहिए, उसे बोलते हैं जोड़ के लिए तत्समक। और जोड़ के लिए शून्य एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ दो तो वापस उसका मान वही आ जाता है। तो इस प्रकार योज्य तत्समक होता है शून्य। तो शून्य है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य का मतलब होता है जोड़, यानी जोड़ के लिए तत्समक क्या है, तो जोड़ के लिए तत्समक है शून्य। शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ दो वापस मान वही संख्या आ जाएगी। अब बता है गुणा के लिए। तो गुणा के अंदर एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं किसी भी संख्या से गुणा कर दूं तो वापस वही मान आ जाए। तो जैसे मान लेते हैं कि 5 हमारे पास को संख्या है, तो 5 को मैं 1 से गुणा कर दूं या 1 को 5 से गुणा कर दूं तो वापस 5 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार गुणा के अंदर तत्समक है 1, क्योंकि गुणा के अंदर एक एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा कर दो वापस मान वही आ जाएगा। तो इस प्रकार एक है तत्समक गुणा के लिए, ये है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा टॉपिक तत्समक, जो जोड़ के अंदर अलग होता है गुणा के अंदर अलग होता है। जोड़ के अंदर यानी योज्य के अंदर तत्समक होता है शून्य, गुणा के अंदर होता है 1। यानी 1 को चाहे किसी भी संख्या से गुणा कर दो वापस वही संख्या आ जाएगी, और जोड़ के अंदर 0 को चाहे किसी भी संख्या में जोड़ दो वापस वही संख्या आ जाएगी। तो ये होता है हमारा तत्समक। अब आता है 5 नंबर टॉपिक जो है प्रतिलोम। अब प्रतिलोम दोस्तों होता है तत्समक का उल्टा। तत्समक का उल्टा कैसे, कि हम जानते हैं कि जोड़ के अंदर तत्समक क्या होता है शून्य होता है, यानी किसी भी संख्या में चाहे शून्य जोड़ दो वापस मान वही आ जाएगा। अब तत्समक है वो प्रतिलोम का उल्टा कैसे होता है, तो मान लेते कि हमारे पास 6 एक संख्या है। अब 6 के अंदर मैं क्या जोड़ूं ताकि जोड़ का प्रतिलोम आ जाए। 6 के अंदर मैं क्या जोड़ूं ताकि जोड़ का प्रतिलोम यानी योज्य प्रतिलोम आ जाए, और योज्य प्रतिलोम होता है शून्य। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं 6 के अंदर क्या जोड़ूं ताकि शून्य आ जाए, तो 6 के अंदर मुझे जोड़ना पड़ेगा माइनस का 6। तो 6 में जोड़ेंगे माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 6 का 6, प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस का माइनस के साथ गुणा करते हैं तो आता है माइनस, और ये हो जाए 6, 6 में से 6 घटा देंगे तो आ गया शून्य। और शून्य क्या है, शून्य है योज्य प्रतिलोम, शून्य है योज्य प्रतिलोम। तो इस प्रकार सॉरी योज्य तत्समक, शून्य है हमारे पास योज्य तत्समक। तो प्रतिलोम और तत्समक दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर मुझे योज्य तत्समक लाने के लिए 6 में मुझे क्या जोड़ना पड़ा ताकि इसका योज्य तत्समक यानी शून्य आ गया, तो मैंने यहाँ पर -6 जोड़ा तो आ गया शून्य आ गया। अब देख लेते हैं गुणा के लिए। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास संख्या है 8 है, तो दोस्तों मैं 8 को किस संख्या से गुणा करूं ताकि गुणा का तत्समक आ जाए, और गुणा का तत्समक क्या होता है 1 होता है। तो मैं 8 को किस संख्या से गुणा करूं ताकि 1 आ जाए, तो यहाँ पर 8 को गुणा करेंगे 1/8 से। जब हम 8 को 1/8 से गुणा करेंगे तभी 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 8 गुणा 1/8 का मतलब ये है कि
इस 8 से 8 कट जाएगा तो ये बच गया 1। जब 8 को 1/8 से गुणा करूंगा तभी 1 आएगा, और 1 है गुणा के लिए तत्समक। तो इस प्रकार दोस्तों तत्समक और प्रतिलोम दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ पर तत्समक होता है वो जोड़ के लिए सिर्फ एक ही होता है 0, और गुणा के लिए सिर्फ एक ही होता है 1। लेकिन प्रतिलोम होता है वो अलग संख्या, प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग होता है। और प्रतिलोम के अंदर हमें करना क्या होता है, तत्समक का मान लाना होता है। जैसे अगर यहाँ पर जोड़ का निशान है तो हमें जोड़ का तत्समक लाना होगा। जोड़ का तत्समक होता है 0। तो हमें किसी तरीके से उस संख्या में से कोई भी संख्या जोड़कर 0 लाना होगा, और जो संख्या होगी वही होगी हमारी प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पर 6 के लिए प्रतिलोम हो गया -6, और यहाँ पर 8 के लिए प्रतिलोम हो गया 1/8। ये है गुणात्मक प्रतिलोम, ये है योज्यात्मक प्रतिलोम। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं एक संख्या और ले लेता हूँ कि -2/6। अब -2/6 में मैं क्या जोड़ूं ताकि योज्य प्रतिलोम आ जाए, योज्य तत्समक आ जाए, यानी 0 आ जाए। तो -2/6 में मैं सिर्फ और सिर्फ 2/6 ही जोड़ सकता हूँ, तभी इसका मान 0 आ गया। क्योंकि ये -2/6 ये +2/6, तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये मान आएगा हमारे पास 0। तो इस प्रकार दोस्तों ये था प्रतिलोम। और दोस्तों यहाँ पर परिचय के अंदर तत्समक और प्रतिलोम, यहाँ पर प्रतिलोम एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा अटपटा सा है, और ये इसको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने पढ़ा कक्षा 8 की प्रश्नावली 1 परिमेय संख्या का परिचय, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्रमनियमितता का नियम, साश्रयता का नियम, उसके बाद पढ़ा वितरकता का नियम, उसके बाद पढ़ा तत्समक, उसके बाद पढ़ा प्रतिलोम। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि कक्षा 7 और कक्षा 8 की मैथ का पूरा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।